अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और रमज़ान की आमद है और हर किचन में इस वक्त रमज़ान प्रेप हो रही है, क्योंकि हम जो किचन क्वींस हैं हमारा दिल ये चाहता है कि हम भी ढेरों सारी इबादत कर सकें और किचन में कम से कम टाइम लगाएं ताकि हम लोग फ्रेश रहें और रात में भी इबादत कर सकें, दिन में भी थ्रू आउट हम इबादत कर सकें। तो हर घर में इस वक्त रमज़ान प्रेप हो रही है और मैं भी हर साल की तरह आपके साथ इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान प्रेप लेके आई हूँ, लेकिन मेरी प्रेप थोड़ी सी डिफरेंट है इस बार और काफ़ी डिफरेंट, आपको मज़ा आएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे इस दफ़ा के इरादे क्या हैं। नॉर्मली क्या होता है कि मैं मंथली रमज़ान प्रेप करती हूँ, उसमें फ़्रोज़न आइटम्स भी होती हैं, तरह तरह के ड्रिंक्स भी होते हैं और तरह तरह के जो है वो उसके अलावा भी स्नैक आइटम्स होती हैं। तो लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियोस के मिल जाएंगे। यूजुअली हर साल आपने देखा मेरा इफ्तार मेन्यू जो है वो बहुत एक्सटेंडेड किस्म का होता है और डिनर हमारा नहीं होता और डायरेक्ट फिर उसके बाद हम सैरी करते हैं। इस बार क्या है कि इफ्तार मेन्यू बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा और डायरेक्ट डिनर्स होंगे और डिनर होंगे बहुत ही मज़े के, बहुत ही कमाल के, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। तो ये मेरा इरादा है, हमने कोई फ्राइड फूड और इस तरह की चीज़ें नहीं खानी। अगर हमारा बीच में दिल करेगा तो हम लोग यहाँ पे नीचे करीब में सारे जो हैं वो पाकिस्तानी इंडियन स्टोर्स ही हैं, हर जगह फ्राइड आइटम्स मिल रही होती हैं, तो हम वहाँ से एक एक लेके खा लेंगे। हम 3 लोग रोज़े रखते हैं, मैं, शदाद और तिहामी जो मुझसे फरमाइश करेगा बीच में मैं वो ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन उसके अलावा हम लोग जो है वो मोस्टली डिनर्स करेंगे डायरेक्टली। तो इस साल जो रमज़ान की प्रेप है वो वीकली बेसिस पे मैंने की है और ये प्रेप इतनी इजी है कि रोज़ों में भी मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। अभी भी 1 से 2 घंटे का काम है और पूरे वीक का आपका जो है प्रेप रेडी हो जाता है, आपको कुछ और नहीं करना पड़ता। और क्योंकि हम लोग जो है वो डिनर्स वगैरह ही ज़्यादातर करेंगे, तो जो लोग अपने घरों में डायरेक्ट खाना वगैरह खाते हैं, इफ्तार की 1-2 आइटम्स होती हैं बस, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और लेकिन कोई बात नहीं, जो इफ्तार मेन्यू बहुत बड़ा सा क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं पिछले साल और उससे पिछले साल आप देखते आए हैं हमेशा से, तो उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो वो वहाँ से आइडियाज़ अच्छे अच्छे से ले सकते हैं। फ्रीज़र भी मैंने सारा क्लीन कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसे किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया ताकि रमज़ान में अगर कुछ रैंडमली बनाना पड़े तो वो भी मैं बना सकूँ। लेकिन आप ये देखें कि मेरा फ्रीज़र जो है वो इसमें बहुत सारी स्पेस है। जिस वक्त मैं रमज़ान की पूरे मंथ की प्रेप करती हूँ, स्पेशली इफ्तार आइटम्स बनानी होती हैं, तो मेरे फ्रीज़र में जगह बिल्कुल होती नहीं है। ऑलरेडी हालाँकि इतना बड़ा है लेकिन भर जाता है फुल। तो इस बार कुछ भी स्पेशल रमज़ान का नहीं। जो रमज़ान की मैंने प्रेप की है वो आपको यहाँ नज़र आ रही है थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद ये नज़र आ रही है और उसके अलावा ये है, जस्ट ये रमज़ान की प्रेप है और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या है। पहले ये देख लेते हैं फ्रीज़र मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया रमज़ान के लिए। ये तो हमें ये आइसक्रीम केक है, ये डिनर जो एक फैमिली आई थी उन्होंने दिया था। और इसके अलावा ये है जी फ्रोज़न आइटम्स हैं, वैसे जो फ़िले वगैरह होते हैं, और ये रॉ मीट है, वाइट मीट है और रेड मीट है। उसके अलावा यहाँ पे ये आइस क्यूब ट्रे है और उसके अलावा ये पफ पेस्ट्री है और ये चीज़ और जो वेजिटेबल्स वगैरह फ्रोज़न है वो यहाँ पड़ी हुई हैं। तो आप ये देखें कि कितने मज़े से ये सारा कुछ अरेंज हुआ हुआ है। उसके अलावा ये शामी कबाब हैं और ये जो नीचे 2 कंटेनर्स हैं इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो रखे हुए हैं, जो बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये फ्रीज़र आइटम्स हैं जो मैंने प्रेप की हैं, ये मैं आपको भी बताती हूँ कि ये क्या है। और नीचे वाला जो बॉक्स है इसमें ये खजूरें होती हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास ये रॉ पपाया है, ये पहले का करके रखा हुआ है। ये भी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, साथ में ये लेमन है और उसके अलावा ये कुछ फ्रोज़न पराठे हैं और चपाती है। इन केस हम घर पे किसी वजह से या तो बना ना सकें या कभी अल्लाह ना करे आँख ना खुले या फिर कभी मेरा दिल ना कर रहा हो तो फिर हम ये बना के खा लेंगे, ये इसलिए लेके रखा है। और उसके अलावा इसमें ये दही बड़े हैं, तो ये भी नीचे कुछ मैंने फ्रीज़र आइटम्स रखे हुए हैं। और फ्रिज भी आप ये देखें पूरी तरह से खाली है, बस जो हम खाना वगैरह बनाते हैं वही है और फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह उधर ड्रॉर में नीचे सारी वेजिटेबल्स हैं और ये सॉसेस हैं और ये हमारा खाना वगैरह जो भी हम बनाते हैं वो इसमें रखते जाते हैं। और उसके अलावा ये हमारी डेयरी का सारा सेक्शन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और बस इजी सी प्रेप है ताकि खाने के लिए, डिनर्स के लिए बेसिकली मैंने ये सारा कुछ जो है ना वो रेडी करके रखा हुआ है और सारा मेरा फ्रीज़र जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है कम्प्लीटली अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाय द वे क्वेश्चन आएगा कि ये रैक यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। ये इस तरह का एक रैक तो मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसके ऊपर भी मैं छोटे कंटेनर्स रखती हूँ जब ज़्यादा चीज़ें रखनी पड़े। और ये फ्रिज में साइड पे इसीलिए रख दिया कि ज़रूरत पड़े तो इसको मैं यहाँ पे नीचे रख लूँगी। तो चलें जी, चलते हैं, मैं आपको अपनी आइटम्स दिखाती हूँ।
तो सबसे पहले हम बनाएंगे पकोड़ा मिक्स, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है मुझे। डेली बेसिस पे आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम बना के एडवांस में स्टोर करके रख लेंगे पूरे वीक के लिए। इसके लिए मैंने ले लिया है बेसन और इसको मैंने छान लिया है और अब इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे। ये मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। और अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स रिटन देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या फिर आपकी वीडियो पे आपको CC लिखा हुआ एक बटन नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करें तो फिर उसमें आपको सबटाइटल्स नज़र आ जाएंगे और ये इंग्रेडिएंट्स आपकी लैंग्वेज में आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब ये इसके अंदर मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डाल दिया है कलर के लिए, और ये जा रहा है इसमें सॉल्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा ऑब्वियसली क्योंकि बेसन है। और ये इसमें मैं डाली हूँ लाल मिर्च का पाउडर, ये आप अपनी मर्जी से डालेंगे आपको कितना डालना है। और ये मैंने डाला है हल्दी पाउडर और साथ में जाएगा गरम मसाला पाउडर, और ये है जी इसके अंदर धनिया पाउडर, और ये अब जाएगा इसके अंदर जीरा पाउडर। उसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन और रेड चिली फ्लेक्स, ये भी आप अपनी मर्जी से डाल लें। और इसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है जो मैंने इसमें डाला है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ जो मैं ऐड करना उसे भूल गई थी, वो मैंने अभी ऐड कर लिया है, ये है जी ज़ीरा, और साथ में ये मैंने थोड़ा सा इनको कूट लिया है कोरिएंडर सीड्स, ये मैंने डाल लिए हैं इसके अंदर। आप चाहें तो अनारदाना भी डाल सकते हैं, कई लोग मेथी भी डालते हैं पकोड़ों में, तो वो आपकी चॉइस है। बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, आप इस रेसिपी को एग्जैक्ट भी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। बस स्पाइस लेवल अपनी मर्जी का रख लें। तो इसको मैं स्टोर कर लूँगी कंटेनर में। यहाँ पे मेरे पास जो बेसन मैं लेती हूँ उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है, तो इसलिए मुझे तसल्ली है, मैंने इसको इसी तरह ही छान के रख लिया है। और अगर आपको डर है कीड़ा का तो फिर आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, बेसन को निकालें और इसको यूज़ कर लें। तो ये तो हो गया जी हमारा बहुत मज़े का काम, और लाइफ हो गई हमारी थोड़ी सी आसान। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं रेशा कबाब की रेसिपी। मैं बीफ से बना रही हूँ, आप मटन या इवन चिकन से भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये बीफ ले लिया, इसको अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लिया है, और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं प्याज। इसके अलावा इसमें जाएगा ये गार्लिक और साथ में जिंजर, जिसको मैंने ग्रेट करके डाल दिया है। और इसके साथ ही जाएंगे कोरिएंडर सीड्स और ये क्यूमिन सीड्स। नमक हम सिर्फ इसमें 1 kg में ½ टीस्पून हमने डाला है, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए, बाद में हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने डाली है इसमें हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, साथ में इसमें है बे लीफ, और ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर लौंग, और ये है जी काली इलायची, और ये बादियान का फूल, और साथ में ये हरी इलायची, और ये है दालचीनी और काली मिर्च। और ये दाल है ½ किलो। 1 किलो गोश्त के लिए मैंने ½ किलो दाल को भिगो के अच्छे से रख दिया था, और उसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया, और ये दाल मैं ऐड कर रही हूँ। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप ये ये जो होल स्पाइसेस हैं, जिसमें ये सारी इलायची वगैरह, ये सारी चीज़ें, धनिया वगैरह, अगर आप चाहते हैं तो आप मुस्लिम क्लॉथ के अंदर इसको एक पोटली सी बना के तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। पानी मैंने इतना डाल दिया कि ये सारा अच्छे से कवर हो जाए। और अब मैं इसको बॉईल करना शुरू करूँगी। बॉईल करने के बाद मैं इसे प्रेशर दूँगी, क्योंकि ऐसे ही प्रेशर दे दें तो आपको पता है कि फिर दाल की वजह से जो है ना पानी बाहर आने लग जाता है प्रेशर कुकर से। तो इसको मैंने दे दिया है तकरीबन 20 से 25 मिनट, ताकि अच्छी तरह से घुल जाएगी। मुझे इसको सारे को बहुत अच्छे से गलाना है, और अच्छे से जब आप प्रेशर दे लेते हैं, पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो जाता है, तो आप ये देखेंगे जो बड़े बड़े स्पाइसेस होते हैं ये ऊपर ही रह जाते हैं। तो इस तरह से मैं निकाल लूँगी, लेकिन बेसिकली जो कोरिएंडर सीड्स हैं या जो क्यूमिन है उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको किसी भी मुस्लिम क्लॉथ में नहीं डाला, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया, और सारा बिल्कुल स्पून के साथ साथ इकट्ठा आ जाता है, और पैन को इसने छोड़ दिया है। ये मैंने प्रेशर कुकर से निकाल के इसलिए नॉन स्टिक में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि दाल जो है मेरे प्रेशर कुकर में फिर लगना शुरू हो जाती है। तो इसके ऊपर मैंने अच्छे से इसको ड्राई कर लिया, इसका पानी। और आप ये देखें हर चीज़ यकजान हो गई, अब तो कुछ भी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा है।
और अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि अगर आपके पास जो मिक्सिंग मशीन नहीं है, जो कि मेरे पास भी नहीं है, चॉपर है, उसमें तो रेशा नहीं बनेगा और ना ही जो है वो पेसल मोटर है मेरे पास। तो ये देखिए मैं ये जो पोटैटो मैशर है इसको यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आम जो फॉर्क होता है उसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको जैसे आलू मैश करते हैं उस तरह से मैश करते चले जाएँ। और चूँकि जो चिकन ये जो आपका मीट है ये बहुत अच्छे से गला होता है, तो इस वजह से कोई भी मसला नहीं होता और आराम से रेशा बहुत अच्छे से बनता है। मुझे ये टेक्सचर जो है वो इस तरह का बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ये शामी कबाब रेशे के बगैर बनाना चाहते हैं तो ये मिक्सचर को थोड़ा-सा ठंडा होने दें और फिर उसके बाद चॉपर में डाल के चॉप कर लें तो वो फाइन सी अच्छी सी थिक पेस्ट बन जाएगी। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चॉप की हुई हरी मिर्चें। मैंने इसके अंदर लाल मिर्च बहुत कम डाली थी क्योंकि मुझे हरी मिर्चों से इसका फ्लेवर बनाना था, तो मैंने जितनी डाली थी मैं आपके लिए भी उतनी लिखूंगी, वो आप एडजस्टमेंट उसको कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने एक एग जो है वो बीट करके डाल दिया है। अगर आपका मिक्सचर जो आपको लगता है टू थिक है तो फिर आप इसमें 1.5 अंडा भी डाल सकते हैं और रनी तो आपने रखना ही नहीं है क्योंकि फिर कबाब जो है ना वो टूट के बिखरने लग जाएंगे। अच्छे से पानी ड्राई करना है। और यहाँ पे मैं एक आइसक्रीम स्कूप यूज़ कर रही हूँ। इसको आई बॉल करके जब भी मैं बनाती हूँ शामी कबाब तो वो किसी के फिर भी कुछ शेप मतलब कुछ साइज़ बनता है, किसी का कुछ साइज़ बनता है। तो ये ज़्यादा बेटर लगता है मुझे कि मैं आइसक्रीम स्कूप से मेज़र कर लेती हूँ, तो फिर सेम साइज़ के बन जाते हैं सारे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पे फ़िलाफ़िल जो पंच होता है वो भी मिलता है तो उससे आप डायरेक्टली बना सकते हैं वैसे शामी कबाब, क्योंकि मैंने जितने छोटे साइज़ के बनाए ये तकरीबन फ़िलाफ़िल ही साइज़ है और शहज़ाद को छोटे वाले पसंद हैं तो मैंने इस वजह से छोटे-छोटे से बना लिए थे। तो नेक्स्ट टाइम मैं वो भी लेके आऊँगी और फिर देखूँगी कि उससे कैसे शामी कबाब बनते हैं। यहाँ पे मैंने ये एक ट्रे ले ली है और कवर है इसके साथ लेडीज़ की और मैंने नीचे जो है एक रख लिया था पार्चमेंट पेपर और उसके ऊपर मैं कबाब सेट करती जा रही हूँ और पार्चमेंट पेपर से लेयर करती जा रही हूँ और एंड पे मैंने इसमें ऊपर भी यही पेपर लगा दिया है और अब इसको मैं क्लोज कर दूंगी और बस इसको मैं रख दूंगी फ्रीजर में। और अब आते हैं जी रेसिपी की तरफ, जो कि है हर टेबल की जान इफ्तार के दिनों में। और ये हैं जी हमारे दही बड़े और इसके लिए मैंने ले ली है मूंग की दाल और माश की दाल। मूंग की दाल जो है वो छिलकों वाली लेनी है, चाहे तो टूटी हुई ले लें चाहे होल ले लें। मुझे होल मिली थी मैंने वही ले ली है और इसकी क्वांटिटी वगैरह इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इसको देखिए मैंने सारी रात भिगो के रखा था फ्रिज में, कोई सोडा कोई नमक कुछ नहीं डाला था। उसके बाद अच्छी तरह से सारा पानी मैंने इसका डिस्कार्ड कर दिया है, निकाल दिया, कोई भी पानी बीच में नहीं रहना चाहिए। और इसके अंदर मैंने ये डाल दिया थोड़ा सा जिंजर और साथ में हरी मिर्च डाली है और साथ में इसमें जाएगा नमक। और अब हम इसको जो है ना ब्लेंड करना शुरू करेंगे। अगर आपके पास हैंड मिक्सर है ना तो कसम से वो इस वक्त बहुत अच्छा थिक सा पेस्ट बना के देता है और मुझे सीरियसली नीड फील हो रही है। मेरा ख्याल है इट्स बीन मोर देन 2 years के मैंने लिया ही नहीं है, मेरा ख़राब हो गया था तो मैंने उसके बाद बॉदर ही नहीं किया। लेकिन ब्लेंडर में फिर भी थोड़ी सी थिन पेस्ट बनती है। मेरी कोशिश है मैं मिनिमम पानी डालूं और जितनी थिक पेस्ट बन सके उतना ही बेहतर है। इसको अगर मैं चॉपर में डालूंगी तो वो फाइन पेस्ट नहीं बनेगी, वो चॉप्ड से ग्रेन्स बनेंगे। तो इस वजह से मैं इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर रही हूँ। और ये देखिए कितनी स्मूथ सी इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है और इसको मैंने फिर निकाल लिया और इसके अंदर डाल दिया है मीठा सोडा, जो कि है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी जिसको बोलते हैं। तो इसको मैंने डाल दिया और इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया। और अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे डॉलप्स डालते जाएँगे स्पून की हेल्प से, तो वो खुद ही थोड़े से साइज़ में वॉल्यूम इंक्रीज़ होते जाएँगे, फ्लफ़ अप होते जाएँगे थोड़े से। और इनको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है जिसमें अच्छे से अंदर से दाल कुक हो जाए। तो मैंने इस बार ये जो बड़े हैं ये भी बहुत छोटे साइज़ के बनाए हैं और शामी कबाब भी बहुत छोटे साइज़ के बनाए हैं। तो ये देखिए जी ये फ्राई हो गए हैं, ये मैंने निकाल लिए हैं और पेपर टॉवल पे इनका ऑयल जो है वो सारा हम एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद इनको भी हम डाल के जो ज़िप-लॉक बैग्स हैं तो फ्रीज़र में रख देंगे। होपफुली ये मेरा 2 से 3 वीक्स चल जाएगा, लेकिन जब गेस्ट वगैरह आएँगे तो ज़ाहिर है उनके लिए जब बनाऊँगी तो मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए सेपरेटली बना लिया करूँ, क्योंकि अगर इसी में से यूज़ कर लिया तो फिर अपने लिए तो बार-बार इस तरह का मेहनत वाला काम नहीं होता।
और यहाँ पे अब मैंने ये अनार के दाने भी निकाल के रख लिए थे, क्योंकि ये भी काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और फ्रूट चाट वगैरह बनानी हो या किसी भी बेकिंग रेसिपी में आपने जब अनार डालने होते हैं ना, तो उस वक्त खड़े होकर आपको अनार छीलने पड़े तो वो इतना टाइम कंज्यूमिंग लगता है। प्लस ये कि नेल्स में अनार का रेड कलर चला जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है। तो वो फिर मैंने इस वजह से सोचा कि ये भी सारे निकाल के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और ये फ्रीज़र में बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़ होते हैं, बिल्कुल भी बाद में विल्ट टाइप नहीं होते, सॉगी से नहीं होते हैं। और इसको मैंने पानी में डाला था, जिसकी वजह से जो भी उसका जो था ना, क्या कहते हैं, छिलका वाइट सा, वो ऊपर आ गया था और उसको मैंने निकाल लिया था। और अब मैं इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन होने के लिए रख दूंगी, ताकि एक्स्ट्रा सारा पानी इसका निकल जाए। और अब हम इसको इसी तरह से डाल लेंगे जिपलॉक बैग्स में और इसको फ्रीज कर देंगे। लेमन जूस जो है ना, वो रोज़ों में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सारे हम ड्रिंक्स में भी इनको डालते हैं, बहुत सारी चाट में डलता है, फिर बहुत सारे खानों में डलता है। और मेरा ख़्याल है कि ये अगर जूस निकाल के रख लिया जाए तो लाइफ़ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि छोटे-छोटे काम जो है ना, वो उस वक़्त किचन में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो इस बार तो मेरा बिल्कुल ये प्लान है कि हर चीज़ जो है ना, वो रेडी होनी चाहिए और बस पकड़ के उसे मिक्स किया और कुछ ना कुछ बना लिया। तो आई थिंक ये वाले जो मेरा वीकली प्लान है, ये बहुत अच्छा रहेगा और मुझे लगता है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये लेमन जूस भी जो है वो मैं निकाल के तो आइस क्यूब्स में रख रही हूँ। ये आपने मेरी पहली रमज़ान प्रेप्स में भी देखा होगा कि मैं जूस बना के इस तरह से रख लेती हूँ और बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। वैसे तो मार्केट में भी जूसेस वगैरह लेमन के मिलते हैं, लेकिन उनकी वो फ्रेश वाली बात नहीं होती जो ये हमारा फ्रेश लेमन से हम स्क्वीज़ करके निकालते हैं। तो ये है कि इसकी आइस क्यूब बस ज़रा थोड़ी सी स्टिकी होती है, तो आप इसे निकाल के ज़्यादा देर रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते पूरे पैकेट को। बस इसको जल्दी-जल्दी आप निकालें आइस क्यूब और साथ ही फ्रीज़र में वापस रख दें। ये इसके लिए एक टिप है। और ये मेरी स्पीड चेक करें आप। पुदीना और धनिया जो है ना, इस तरीके से स्टोर करने से इट वुड लास्ट फॉर 2 वीक्स एट लीस्ट, इफ़ नॉट मोर देन दैट। तो मैं बेसिक मेरा इसमें स्टेप क्या होता है जो मैं फॉलो करती हूँ कि उसको बाहर से कहीं से भी लाइट ना लगे। एक तो हम उसको एक्सटर्नल जो हवा वगैरह उससे बचा रहे हैं और दूसरा हम उसको लाइट से भी बचा रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे धनिया और पुदीना बहुत ज़्यादा देर तक लास्ट करता है। और मैंने एक पार्चमेंट पेपर नीचे रख लिया और उसके ऊपर किचन टॉवल्स रख लिए हैं और इनके अंदर मैंने धनिया और पुदीना बगैर वॉश किए, लेकिन उनके जो मिट्टी वाले स्टेम्स होते हैं ना, वो जो रूट्स होती हैं, वो मैंने नाइफ से कट कर दिए और उसके बाद मैंने जो काले-काले से धनिये होते हैं वो निकाल दिए बीच में से और अब इनको मैंने इस तरह रख दिया है। और जो फ्रिज में हरी मिर्चें रखनी है वो भी इसी तरह से ही मैं स्टोर करके रख दूंगी टिश्यू में डाल के। और उसके बाद ये जो रैपर है इसे मैंने ऊपर से कवर कर दिया है, जस्ट टू मेक श्योर कि कहीं से भी इधर उधर से लाइट इनको ना लगे, तो फिर ये बहुत अच्छी देर तक चलेंगे। तो बाकी कुछ हरी मिर्चें जो है वो मैं फ्रीज़र में भी रखूंगी, क्योंकि अक्सर नाश्ते में अंडा वगैरह बनाना है या इस तरह से, तो आपको निकाल के बार बार एक ही काम करना पड़ता है। तो उस काम के लिए बेटर यही है कि इनको फ्रीज़ कर लिया जाए और जितनी ज़रूरत है उतनी निकाल के यूज़ कर ली जाए। धनिया, पुदीना वगैरह और जो हरी मिर्चें हैं वो भी मैंने एक ही कंटेनर में स्टोर इसलिए की हैं कि जल्दी-जल्दी जब आपने काम करना है तो एक ही कंटेनर में से तीनों चीज़ें निकालें। जस्ट मेक श्योर कि आप उनको एक दूसरे से अच्छी तरह से सेपरेट रखें, ताकि उनके जो आपस में कोई भी अगर उनका केमिकल रिएक्शन होना है तो वो ना हो। एक चीज़ मेंशन करना भूल गई कि जो हरी मिर्चें उनके मैंने स्टेम्स रिमूव करके उन्हें फ्रिज में स्टोर किया है। और यहाँ पे मैं स्प्रिंग अनियंस ले लिए हैं और इनको भी मैं बगैर वॉश किए यूज़ करी। जितनी भी हर्ब्स और ग्रीन्स हैं इन जनरल, उनको आप वॉश करके स्टोर नहीं करते फ्रिज या फ्रीज़र में, इसी तरह स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जितनी ज़रूरत है उतनी निकाल के आप वॉश कर सकते हैं। तो इसको भी मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी और बस इसको भी हम कर लेंगे फ्रीज़। टमाटर का तो मेरे घर में हर वक़्त मसला रहता है, कभी होते नहीं हैं और कभी होते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आज तक टमाटर की मैनेजमेंट में पूरी तरह से फ़ेल हूँ, तो इस वजह से मुझे ये ज़्यादा ईज़ी लगता है कि मैं टोमेटो लेके उसको मैं चॉप करके रख लेती हूँ और फ्रीज़र में, और 2-2 टमाटर का एक मैंने पैक बनाया होता है, तो मुझे पता है कि कोई सा भी एक सालन हो तो उसमें 2 टमाटर तो मैं डालती ही हूँ, तो पर ग्रेवी जो है ये यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने थोड़े से वीक के हिसाब से बना के टमाटर चॉप करके रख लिए। लेकिन ये जो टमाटर हैं इनको आप डिफ्रॉस्ट करके किसी भी चाट वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो ओरिजिनल टेक्सचर है ना, वो तो ऑब्वियसली थोड़ा चेंज हो जाता है।
जैसे ये आपकी करी ग्रेवीज वगैरह के लिए यूज हो सकते हैं। पिकल्स जो है वो हमारे बहुत फेवरेट हैं और सऊदी अरब में भी रहते हुए हम लोग हर वक्त पिकल्स लेके आते थे और खाते होते थे विनेगर में जो होते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगते थे। लेकिन अब चूंकि मैं वेजिटेबल्स वगैरह अपने डाइट में ज़्यादा इंकॉर्पोरेट करी तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको घर पे बना लिया जाए ताकि अपनी मर्ज़ी की हर वेजिटेबल को हम पिकल उसका बना सकें। तो यहाँ पे मैंने ली है रेड कैबेज और आज मैं साथ में बनाऊँगी कैरेट का पिकल। और इसके अलावा आप किसी भी चीज़ का, क्यूकम्बर का बना सकते हैं, टर्निप का बना सकते हैं, हॉर्स रेडिश का बना सकते हैं और जो वाइट कैबेज है उसका भी बना सकते हैं। और मतलब बहुत सारे पिकल्स हैं, बीटरूट का बना सकते हैं। तो मैं आपसे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी चीज़ें शेयर करूँगी। तो ये पिकल्स मैंने वैसे भी बनानी थे, तो रोज़े आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं ये रमज़ान प्रेप में ऐड कर देती हूँ। कैबेज को मैंने वॉश कर लिया था और लीफ बाय लीफ मैंने उसको कैबेज हेड से उतारा है। इस तरह से ज़्यादा देर तक जो रिमेनिंग कैबेज है ना वो फ्रेश रहती है। अगर हम जस्ट कट करके चंक निकाल लेते हैं तो वो फंगस लगने का डर होता है। तो उसको जितने थिनली आप इसको कैबेज को स्लाइस कर सकते हैं उतना करें। और उसके बाद मैंने इसमें डाल लिया है गार्लिक और जिंजर मैं ऐड करी हूँ। गार्लिक को मैंने सेंटर में से हाफ कर लिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गार्लिक का बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर है। गार्लिक जो है वो हम लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए तो गार्लिक के जो एक तो आप क्लोव्स कम डाल सकते हैं, दूसरी बात उन्हें सेंटर से कट ना करें। तो मैंने ये ले लिए हैं जार, मेसन जार्स, और इसमें नीचे मैंने कैबेज रखी है, उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने गार्लिक और जिंजर रखा है, फिर उसके ऊपर कैबेज रखी है और लास्ट में ऊपर भी मैं गार्लिक और जिंजर रख दूंगी। और बस ये हमारा जो है वो रेडी हो गया है विनेगर के लिए। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो वाइट विनेगर होता है वो लिया है 1 कप। और अब मैं इसके अंदर पानी डालना शुरू करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको टेस्ट करती जाऊँगी कि बहुत ज़्यादा भी सावर ना हो इस तरह से कि गले में लगता है। तो ज़्यादातर आप जो यूट्यूब पे देखेंगे, इवन जो अरब्स भी बना रही होती हैं रेसिपीज़ वगैरह, उनको भी अगर आप जाके देखते हैं तो उन्होंने, कई लोगों ने तो डायरेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ विनेगर में पिकल किया होता है, कई लोगों ने थोड़ा बहुत पानी डाला होता है, जितना विनेगर है उतना ही पानी। ठीक है, तो पहले ये बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने डाला है उसमें नमक और साथ में ये 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक है, 2 चम्मच चीनी है और 1 कप विनेगर है, टोटल 2.5 कप पानी डाला है। तो मैं टेस्ट करती गई थी, जो टेस्ट मेरी लाइकिंग के अकॉर्डिंगली है, जिस तरह पे हम यहाँ से पिकल लेते होते हैं उस टेस्ट के उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है। तो 2.5 कप डले हैं, हो सकता है आपको 3 कप डालने पड़े या 2 कप डालने पड़े, ये आपकी लाइकिंग पे डिपेंड करता है। सो इसको टेस्ट करते जाएं और एडजस्ट कर लें अपने अकॉर्डिंगली कि विनेगर आपके गले में नहीं लगना चाहिए। और 1 से 2 बॉयल आ जाएँ तो बस वो रेडी हो गया और चूल्हा बंद कर देना। और यहाँ पे मैंने ये रखती हैं कैरेट्स। कैरेट्स भी मैंने श्रेड की थी और ये श्रेडर मैं आपसे किसी और दिन शेयर करूँगी। बड़ा मज़े का श्रेडर है मेरे पास और मेरी लाइफ बड़ी आसान की हुई है इसने। आपको पता है कि मुझे इस तरह के गैजेट्स बहुत पसंद है। और खैर सेंटर में मैंने रखे थे इसमें थोड़े से लौंग और उसके बाद ऊपर भी मैंने इसी तरह दोबारा कैरेट्स रख दी हैं और फिर से मैं थोड़े से लौंग इसके ऊपर रख दूँगी। आप चाहें तो साथ इसमें थोड़ी-सी राई भी डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। उसमें पॉप होते हैं जब राई के जो सीड्स हैं, तो बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स आता है। तो अगर आपको राई पसंद है तो आप उसमें वो भी डाल सकते हैं। और ये देखिए गरम-गरम आपने इसके अंदर डालना है। और अब ये गरम-गरम विनेगर वाटर जो है ये मैं डाल रही हूँ वेजिटेबल्स के अंदर और आपने इतना डालना है कि वेजिटेबल्स अच्छी तरह से अंदर डिप हो जाएँ। और अगर अब ये डिपेंड करता है ना, मैंने जैसे 2 गाजरें ग्रेट की हैं, हो सकता है आप ज़्यादा गाजरें करें या कम करें, तो उस हिसाब से आप देख लें। तो कम पड़ भी जाए अगर तो इज़िली आप दोबारा बना सकते हैं। वैसे तो 2 तरह की वेजिटेबल्स के लिए ये इनफ होता है, 1 कप विनेगर और साथ में 2.5 से 3 कप पानी। स्पून की हेल्प से मैंने सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर डिप कर दी हैं और बहुत अच्छे से फ्लेवर्स आ जाते हैं। अभी जब तक इसमें से हीट निकल रही है, ये स्टीम वगैरह, तब तक मैंने इसकी लिड क्लोज़ नहीं की है। जब स्टीम ख़त्म हो जाएगी फिर लिड क्लोज़ कर दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। 24 आवर्स के अंदर-अंदर ये रेडी हुए होते हैं। नेक्स्ट डे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और 1 से 2 वीक्स तक आप इसको ईज़िली रख सकते हैं। समटाइम्स इससे ज़्यादा भी चल जाता है। मैंने इनको बॉटल्स को स्टरलाइज़ नहीं किया हुआ, तो मैं इनको 2 वीक्स के अंदर-अंदर यूज़ कर लूँगी। तो इसके अलावा और भी मैं आपसे बहुत सारे पिकल्स शेयर करूँगी, जैम्स एंड चटनी शेयर करूँगी इस बार गर्मियों में। खूब मज़े करेंगे घर पे सब कुछ बना के। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेल पेपर्स माय मोस्ट फेवरेट।
और ये हम ऑमलेट वगैरह में डालते हैं, बहुत सारी मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ उनमें डालती हूँ। बेल पेपर्स तो मतलब समझे ऑलमोस्ट हमारे घर में डेली यूज़ होती है और कहीं ना यूज़ हो तो सैलड में यूज़ हो जाती है। तो खैर इनको कुकिंग पर्पज़ से मैं सेव कर रही हूँ क्योंकि फ्रेश सैलड में अच्छी लगती हैं, इस तरह से फ्रोज़न और फिर थॉड जो है वो उसमें नहीं टेस्ट अच्छा देगी। तो मैंने ये सारे इसके काट लिए हैं, स्टेम्स रिमूव कर लिए हैं और इनको लेकिन मैंने वॉश किया है पहले प्रॉपरली, ठीक है। वॉश करने के बाद मैंने इनको टिश्यू से ड्राई किया और इनको मैंने चॉप कर लिया, कुछ को मैंने स्लिट करके जूलियन कटिंग कर ली है और ये वाले सारे मैं इकट्ठे ही स्टोर कर दूंगी क्योंकि मेरे ऑमलेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स कलरफुल होते हैं, 2-3 कलर की जो बेल पेपर्स होती हैं वो मैंने डाली होती हैं और दूसरे पैकेट में मैं ये वाली दूसरी शेप में कटी हुई बेल पेपर्स रख लूँगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे बताइएगा और अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा मेथड जो वीकली प्रेप में मील प्रेप में हमें हेल्प कर सकता है वो आप ज़रूर शेयर करें और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको रमज़ान और उसकी बरकतें समेटने का मौका दें और हम ये जो प्रेप कर लेते हैं किचन से रिलेटेड हमारे चैनल्स हैं और मुझे ये आइडिया और ये ट्रेंड बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग एडवांस प्रेप करके दिखाते हैं और उससे बहुत से लोगों को हेल्प होती है और किचन में टाइम सेव हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।